वेलकम स्टूडेंट्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। फ्रेंड्स, हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने अब तक कुल 4 यूनिट को देखा। 5वें यूनिट में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में डिस्कस करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले इस टॉपिक को 2 सब यूनिट में बांटा गया है, जिसके प्रथम भाग में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ना है और दूसरे भाग में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे यूनिट को नाम दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे आपने देखा कि वृद्धि और विकास, आगे आप देखेंगे लर्निंग यानी अधिगम या सीखना, तो ठीक इसी तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक बेसिक टॉपिक है, इसकी आधारभूत इकाई है। व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ के महत्व का पता आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसे बीएड के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, इसे एमएड के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, सीटेट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट के एजुकेशन पेपर में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में ये आपके लिए इसलिए उपयोगी होगा क्योंकि आपके क्लास में 30 से 40 बच्चे, जो है एक्चुअल साइज है अलग अलग लेवल पे, तो 30 से 40 स्टूडेंट आपके सामने बैठे होंगे। तो उसमें कौन व्यक्ति, कौन सा बालक किस प्रकार की योग्यता को धारण करता है, इसकी जानकारी जब आपको होगी तभी आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान, एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को, इस वर्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नता 2 शब्दों से मिलकर बना। इंडिविजुअल और डिफरेंसेस, व्यक्तिगत और विभिन्नता है। तो वैसी विभिन्नताएं जो व्यक्तिगत होती हैं वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यानी आपके अंदर वैसी विभिन्नताएं, जो वैसे गुण जो दूसरों से अलग हैं, और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, ये पूरी तरह से निजी है, सिर्फ आपका है। यानी आप दूसरे व्यक्ति से किस मामले में भिन्न हैं, आपका यही गुण व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपने इस वर्ड को समझ लिया होगा। इसका यूज मैंने आपको जैसा कि बताया कि अलग अलग क्वालिटी के स्टूडेंट्स को जब एक क्लास टीचर के रूप में, एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में आप क्लास में हैंडल कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर उस समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान आपको हो तो आप एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं। यही वजह है कि शिक्षक प्रशिक्षण में हर स्तर पर इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ा और डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा है कि 1876 में ग्रीनविच वेधशाला में एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यह व्यक्ति बाकी लोगों के तरह काम नहीं करता है। यहीं से इस पूरे बहस की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पहले मौजूद नहीं था। प्राचीन काल में भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा जाता था, डिस्कस किया जाता था, तमाम तरह की बातें होती थी, शोध वगैरह करने का प्रयास भी किया जाता था। लेकिन उस समय किसी व्यक्ति की क्षमता को, उसके सामर्थ्य को, उसकी मानसिक योग्यता को मेजर करने का कोई भी वैलिड, रिलायबल और कह सकते हैं आप साइंटिफिक टूल्स हमारे पास नहीं था। कोई ऐसा वैज्ञानिक विधि हमारे पास नहीं था जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की योग्यताओं को परखा जा सके, उसकी मानसिक योग्यता, उसकी क्षमताओं का सही आकलन किया जा सके। तो यही वजह बनता है कि पुराने जमाने में व्यक्तिगत विभिन्नता एक सिद्धांत का रूप नहीं ले पाया, या उस समय के स्टडीज ऑथेंटिक नहीं माने गए। लेकिन 1976 में, एज आई रिमेम्बर, 1869 में फ्रांसिस गाल्टन, जो कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस नाम से लिखी और उसमें उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता को
वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो बैकग्राउंड है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, इसको आप देख चुके हैं। तो इस संबंध में कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो अभी समकालीन मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे आप टर्मन का नाम जानते हैं, तो टर्मन ने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत किया है, काफ़ी वर्क किया है। इसके साथ साथ पियर्सन और कैटल महोदय ने भी व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न पहलुओं को समझने और समझाने का प्रयास किया है। देखिए, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग आधार पर भिन्नताएं होती हैं और ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं और वो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। जैसे आप देखेंगे कि आप ही के क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी चैप्टर में बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन सभी चैप्टर्स में समान रूप से अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप अन्य विषयों के टीचर्स के साथ जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ्स में वो अच्छा कर रहा है, हालांकि आपके पेपर में वो बहुत अच्छा नहीं है। मान लेते हैं आप अगर लैंग्वेज पेपर के टीचर हैं तो आपके पेपर में वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मैथ्स में वो अच्छा कर रहा है, साइंस में अच्छा कर रहा है। कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है जो साइंस और मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा हो, लेकिन लैंग्वेज पेपर में और सोशल स्टडीज़ के पेपर में बहुत अच्छा कर रहा हो। तो आप इस आधार पर किसी स्टूडेंट का आकलन कैसे कर सकते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है या नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इक्वली हर पेपर में, कुछ अपवाद होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी खास चीज़ में बहुत आगे होते हैं और किसी खास चीज़ में उनकी योग्यता काफ़ी अच्छी नहीं या संतोषजनक नहीं होती है। तो इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयास रहा है कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अपने शिक्षक को अनिवार्य रूप से दे, जिसके वजह से आप लोग जब क्लास में जाए तो इस चीज़ का रेस्पेक्ट करें। अगर कोई स्टूडेंट बाकी सारे विषय में बहुत अच्छा और आपके विषय में कमज़ोर है, तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कौन सा टेक्निक हमें यूज करना चाहिए ताकि ये हमारे विषय में भी काफ़ी अच्छा कर जाए। तो आप इस दिशा में एक सतत प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन ये मनोवृत्ति आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पर्याप्त रूप से ज्ञान होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जब हम लोग डिस्कस करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, उसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं। तो देखते हैं। व्यक्तिगत विभेद में रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व, इन सभी गुणों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि दो व्यक्ति रंग रूप के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, रुचियों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर और पर्सनैलिटी के आधार पर एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो एक टीचर के रूप में आपको इसका सम्मान करना है और स्किनर के इस सिद्धांत को भी सार्थक करने का आपको प्रयास करना है। देखिए, स्किनर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कहा है कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है, यानी उसके हर पॉसिबिलिटीज का एक स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है और वह विशिष्ट काल व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यानी हर स्टूडेंट में ये वेरी करेगा, हर स्टूडेंट से ये डिफरेंट होगा। और अगर सही समय पर इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटीज को डेवलप करने का प्रयास नहीं किया गया, तो ये जो एक स्पेसिफिक विशिष्टता उस स्टूडेंट के अंदर दिख रही थी, उसके समाप्त हो जाने की पूरी संभावना होती है। तो आपको प्रत्येक स्टूडेंट की रुचियों का या उसके रुचियों के बीच में जो विभेद है उसका सम्मान करना होगा, उसके बारे में जानना होगा। उनके व्यक्तित्व में जो कुछ भी अंतर है, उनके शारीरिक रूप रंग में, मानसिक योग्यता में, यानी हर लेवल पे, आंतरिक गुणों से लेकर बाहरी गुणों तक, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर दो स्टूडेंट्स के बीच में या दो बालकों के बीच में जो भिन्नताएं हैं उसका सम्मान करते हुए आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि उनका समुचित दिशा में
विकास हो सके और वो अपनी संभावना को, अपनी पॉसिबिलिटीज को प्राप्त कर सके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अपने कौन कौन से विचार प्रकट किए हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि पहली परिभाषा है महान मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय का कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यानी स्किनर महोदय ने स्पष्ट रूप से यह बताने का प्रयास किया कि पूरे व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष आप व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत रख सकते हैं। शर्त यह है कि उसको मेजर किया जा सके। यानी स्किनर महोदय कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन अवधारणा थी, जो हमारी प्राचीन टेक्नोलॉजी थी, उसको मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन एक अंतर भी यहाँ पर हमें बताते हैं कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा। हमारे पूरे व्यक्तित्व का वो सारा का सारा पक्ष हुए, सारे के सारे पहलू इसमें शामिल किए जाए जिसका मेजरमेंट किया जा सके। यानी साइंटिफिकली हम ये प्रूव करने में सक्षम हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति या ये बालक इस बालक से इस मामला में इतने प्रतिशत या इतने अंतराल से भिन्न है। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट का आईक्यू निकालते हैं, ये उसकी मानसिक क्षमता के बारे में बताता है, ये उसकी बुद्धि के बारे में बताता है। तो दो स्टूडेंट का जब आईक्यू आप निकालते हो तो आप स्पष्ट आधार पे कह सकते हैं कि इन दोनों की बुद्धि में इतना अंतर है। तो इसी तरीके से स्किनर महोदय का कहना है कि व्यक्तित्व के सारे पक्ष को उसमें शामिल आप कर सकते हैं, वैसे सारे पक्ष को जिसका मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके। अगली परिभाषा जेम्स ड्रेवर महोदय ने दिया है और उन्होंने कहा है कि औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक भेद कहते हैं। यानी स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि किसी भी समूह के सदस्य के रूप में आप दूसरे सदस्यों के साथ मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, जो अंतर दिखा रहे हैं या जो अंतर हमें महसूस हो रहा है, दिख रहा है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसके बाद टाइलर महोदय ने काफी उपयोगी इसकी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। यानी इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे सिलेबस के सेकंड सब यूनिट से पूरी तरह मैच कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है और हर क्षेत्र में ये प्रूफ हो चुका है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक बालक दूसरे बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्नता रखता है या पर्याप्त मात्रा में भिन्नता प्रदर्शित करता है। एक अन्य प्रमुख परिभाषा जो कि फ्रीमैन महोदय ने दिया है, तो फ्रीमैन महोदय अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उच्च और जटिल प्रक्रियाओं में मानवीय भिन्नताओं का हमारा ज्ञान बुद्धि की परिभाषाओं में अंतर और प्रयुक्त परीक्षणों में कुछ आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद परिणाम विस्तार और वैधता की दृष्टि से काफी बढ़ गया है। कुल मिलाकर जो ऊपर में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जितने परिभाषाओं के बारे में, ये एक तरह से उसके निष्कर्ष को देने का प्रयास किया गया है फ्रीमैन महोदय के द्वारा। ये बता रहे हैं कि वैधता, विश्वसनीयता, इसके परिणामों का विस्तार, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, वैधता और विश्वसनीयता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी किसी चीज को हम मेजर करते हैं
तो मेजर करने के लिए हमने कुछ ना कुछ टूल्स बनाए हैं। तो टूल्स को जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, अगर ये उसी चीज को मेजर कर रहा है तो माना जाता है कि ये वैलिड है। यानी समय देखने के लिए हमने एक टूल्स बनाया वॉच, और वो केवल समय ही देख रहा है, समय ही बताता है, तो माना जाएगा कि ये मशीन, ये टूल्स वैध है, ये वैलिड है। अब है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो अगर आपके परिणाम यानी जिस टूल्स को आपने बनाया है उसके परिणाम हमेशा एक जैसे ही आते हों तो माना जाएगा कि ये रिलायबल है, विश्वसनीय है। जैसे अगर आप घड़ी को पहनकर घर में हैं वो वही समय बता रहा है, अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं तब भी वही समय बता रहा है, मतलब वहां के समय के साथ वो मैच कर रहा है लगातार। अब किसी भी परिस्थिति में हो, आपका घड़ी समय ही बता रहा है और जो भी समय बता रहा है वो अन्य सोर्स के द्वारा वेरीफाई हो जा रहा है कि हाँ एक्चुअल में अभी इतना ही बजा है, तो माना जाएगा कि वो घड़ी या वो टूल्स रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लेवल पे आकर पर्सनैलिटी के इन सारे ही चीजों को जब समझ लिया गया, जाना गया, तो स्पष्ट रूप से हम इस बात को कहने के स्थिति में आ चुके कि एक बालक दूसरे बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है और इसके जो क्षेत्र हैं, इसका जो डायमेंशन है वो काफी बड़ा है, काफी विस्तृत है। तो कुल मिलाकर एक कंक्लूजन अगर बताने का प्रयास किया जाए तो आप यही कह सकते हैं कि कोई एक आधार नहीं होता व्यक्तिगत भेदों का, इसके कई सारे आधार हो सकते हैं। कोई मानसिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, कोई शारीरिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, कोई लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, कोई भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भौगोलिक वितरण के आधार पर, यानी बहुत सारे आधार हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। तो हम लोग अब अपने अगले वीडियो में, अगले अंक में इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। तो कृपया आप लोग इंतजार करें और हमारे अगले वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।